हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे न्यूटन ने हेल्प ली केपलर की इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जैसे कि लास्ट इसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस। एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ उनके डिस्टेंस के। तो कैसे उन्होंने ये समझा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो जो दिया है एक बार उसको हम थ्योरेटिकल पार्ट रीड कर देते हैं। The center of mass of an object is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated। देखिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है या फिर बॉडी के बाहर भी हो सकता है, और उस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास जमा है। कंसंट्रेटेड का मतलब जमा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या फिर जिनका यूनिफॉर्म डेंसिटी है वो रहता है उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मतलब अगर कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। किसी और का भी, जैसे अगर हम ट्रायंगल का ले ले जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, हर तरफ जो वेट है उसका सब कुछ जो है शेप सेम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? उसके सेंट्रॉइड पे, एकदम बीच वाले पॉइंट पे। Why did Newton assume inverse square dependence on distance? न्यूटन ने क्यों अज्यूम किया इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस डिस्टेंस के ऊपर? इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहे हैं वो। इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही वॉज हेल्प बाय केपलर्स थर्ड लॉ। उनको हेल्प मिली किसकी? केपलर के तीसरे लॉ की, और उन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ किया। चलिए कैसे प्रूफ किया ये देखते हैं हम अपने इस क्लास में। देखो बच्चों, हमेशा हमने कहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई और फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन is provided by is provided by gravitational force। इन केस ऑफ प्लैनेट्स अगर हम देखें तो प्लैनेट्स जो गोल गोल घूम रहे हैं उनका रीजन क्या है? कि वो गोल गोल घूम रहे हैं। हमेशा जो भी चीज गोल घूमेगी उनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट, बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन देखिए, अगर हम सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी देखें तो कोई भी बॉडी घूमती है ऐसे सर्कुलर पाथ पे, मतलब कि उसके पेरीफेरी पे, और ये है सर्कल के लिए सरकमफेरेंस। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए एफ सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेलोसिटी की जगह रखिए ये वाला पार्ट एम, यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर। इसको सॉल्व कीजिए आगे में, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा? टी आर, टी स्क्वायर आर, टी स्क्वायर आर। क्लियर यहाँ तक? अब हमें थर्ड लॉ यूज करना है किसका? केपलर का। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ जाएगा। थर्ड लॉ यूज करना है केपलर का। केपलर का थर्ड लॉ है क्या बच्चों? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू या डी क्यू, ये है। अगर हम इसको ऐसा लिखें
टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, और हम ऐसा लिखे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, तो चलेगा। आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं सर। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया डिवाइड में। अब अगर हमें यहाँ पे यूज करना है तो आर का क्यूब चाहिए और टी का स्क्वायर चाहिए। टी का स्क्वायर तो है, टी का स्क्वायर तो है, लेकिन आर का क्यूब है क्या? नहीं। मतलब हमें एक एक्स्ट्रा आर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए, जैसे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पे तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/k, 1/k। चलिए कंफ्यूज मत हुई, समझाते हैं। 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर, वैसे का वैसे लिख लीजिए। यहाँ पे आर के पास क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब लगाने के लिए एक आर ऊपर एक आर नीचे। नीचे क्यों सर? क्योंकि इक्वेशन हमारा बैलेंस रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब टी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, एक आर और ये एक आर स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकालते हैं और जो डिपेंडेंट है उनको हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये आ जाएगा ऐसा 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या आ जाएगा? आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब अगर हम केपलर का थर्ड लॉ यहाँ यूज करना चाहे तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के होगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1/k, 1/k। क्यों बच्चों? क्योंकि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब जो है वो के है। यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी उल्टा करेंगे ना हम इसका। आर क्यूब ऊपर चले गया, टी स्क्वायर नीचे आ गया, तो यहाँ पे 1 ऊपर चल जाएगा, के नीचे आ जाएगा। ओके क्लियर? अब देखो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों अच्छे से। यहाँ आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम और यहाँ आर स्क्वायर के। अब देखा जाए तो यहाँ से ये सारी चीजें कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया रहे हमें, जब भी ऐसा दिया रहे कि a इज प्रोपोर्शनल टू b, तो a इज इक्वल टू हम लेते हैं के बी। लेकिन अब यहाँ से इसको कहते हैं इक्वेलिटी, इक्वेलिटी, और ये होता है प्रोपोर्शनलिटी। अब हमें क्या करना है? इक्वेलिटी से प्रोपोर्शनलिटी पे जाना है, इक्वलिटी से प्रोपोर्शनलिटी पे जाना है, तो सभी कॉन्स्टेंट्स को हटाना पड़ेगा। जितने भी कॉन्स्टेंट्स है वहां पे सबको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई के, ये क्या है? सभी कांस्टेंट, कांस्टेंट। 4 एक नंबर है, नंबर हमेशा कांस्टेंट होते हैं। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ जो है वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, इन सबको हटा दिया तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से। हमने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ तक आए। ओके, इसी तरीके से न्यूटन ने प्रूफ किया इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ठीक है, और बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीकर फोर्स है। यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट अगर हम फोर्सेस की बात करें तो वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर ग्रेविटेशनल फोर्स से ही डिसाइड होता है, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि सारे जो प्लैनेट्स हैं इनके मासेस बहुत ज्यादा है, और मासेस ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स ये हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में, क्या कहा था हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में? कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ डिफाइनाइट फोर्स। हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, किससे? फोर्स से। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, और हम और हमारा बेंच जो साइड बेंच पे फ्रेंड बैठे हुए हैं दोनों भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होने चाहिए। होते हैं ना सर, अट्रैक्शन ही तो होता है। नहीं नहीं नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं, वो अट्रैक्शन नहीं हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखिए महेंद्र और विराट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली,
सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर से दूर बैठे हुए हैं। इनके मासेस है 75 केजी और 80 केजी, भारी भरकम इंसान है। 75 केजी एंड 80 केजी इनके रिस्पेक्टिवली मासेस दिए हुए हैं। इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? देखिए, तो सबसे पहले आप मासेस लिख लीजिए, डिस्टेंस लिख लीजिए। अगर हम m1 की बात करें वो आ जाएगा 75 केजी, m2 की बात करें तो वो आ जाएगा 80 केजी, d का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर। हमें क्या निकालना है? फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आर लिख सकते हो या डी लिख सकते हो। तो ये g की वैल्यू कितनी होगी? 6.673 इंटू 10⁻11, m1 75, m2 80 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। इसको हम कर लेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई, इन सब का पावर को निकालते हैं अलग से, पावर को निकाल लेते हैं यहाँ पे अलग से पहले। तो 10⁻, ये हो जाएगा 11 -11, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। 8 5 जा 40, कैरी 4, कैरी कितना आ जाएगा? 4। 8 7 जा 56 और 4 60, 6000, 6000 और यहाँ 6.673। फिर उसके बाद में इस 3 जीरो को हटा दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10⁻⁻8। इन 3 जीरो को हटा दिया हमने, यहाँ पे आ गया 10⁻⁻8। हटाया तो क्या किया? वहां पे +3 किया बच्चों, +3, -11 +3 -8, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43, कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 40। और ये डेसिमल इधर शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड में, 4.0038। जैसे ही आपने डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, हमेशा लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट करने की वजह से यहाँ पे प्लस करना पड़ता है, और एक प्लेस शिफ्ट किया इसलिए +1, तो -8 +1 -7 यूनिट हो जाएगा इनका न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन। क्लियर? इतना फोर्स रहेगा। फार्मूला आपको लर्न करके रखना अच्छे से, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लेंगे तो आपको सारे फार्मूले अच्छे से याद रहने चाहिए। क्लियर? क्लियर? चलिए, अब अगला सवाल इसी की रिलेटेड दिया हुआ है कि इन द अबो एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में, अज्यूमिंग दैट बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। मान लिया कि बेंच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, उनमें स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी है। What will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? और will this velocity changes with time and how? क्या ये velocity change होगी? जी चेंज तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे इनका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये, और किन की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? महेंद्रा की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स हमारा आ चुका है एग्जाम्पल में 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और मास जो दिया है, किसकी बात हो रही है? महेंद्र की। महेंद्र का एक्सेलरेशन वो पूछ रहा है, तो मास महेंद्र का कितना है? 75 केजी। हमें निकालना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन मास। कैसे आया सर? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। उसके बाद में फोर्स की वैल्यू दी है 4.002 इंटू 10⁻⁻7, मास 75। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा कुछ 5.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालना है, कितनी वेलोसिटी से वो 1 सेकेंड में आएंगे एक दूसरे के पास। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस AT, क्योंकि टाइम और वेलोसिटी का यही रिलेशन है, टाइम और वेलोसिटी का फर्स्ट वाला ही रिलेशन है। ओके, ये काइनेमेटिक इक्वेशन आपको यहाँ समझा देता हूं मैं। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस AT, काइनेमेटिक इक्वेशन, या फिर आप इसको क्या कहोगे? इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक
काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम 9th में पढ़े हैं, लेकिन हम नादान है, हम तो भूल गए होंगे 9th के बाद क्या हुआ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो है वेलोसिटी एंड टाइम के लिए, वेलोसिटी एंड टाइम के लिए। फिर उसके बाद है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए। और लास्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमें वेलोसिटी निकालना था, टाइम दिया हुआ था, ये यूज करेंगे। होगी v इज इक्वल टू, इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 और टाइम दिया है 1 सेकेंड। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यही 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक सेकेंड के बाद जो महेंद्र की वेलोसिटी है वो आएगी 10 टू द पावर -9 में, 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9 में। अब देखा जाए तो ये बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत कम वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम के साथ विल इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी विथ टाइम इंक्रीजेस, विथ टाइम इंक्रीज होगी ये बात ध्यान रखो। क्यों ऐसा सर, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम ये डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो हमें पता ही है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, जैसे जैसे वो बॉडीज पास में आने वाली है। दो बॉडीज जितना पास में आएंगी, दो बॉडीज जैसे ये जितना पास में आएंगे, डिस्टेंस कम होते जाएगा, डिस्टेंस रिड्यूस करेगा, डिस्टेंस रिड्यूस करेगा, फोर्स इंक्रीज करेंगे। ओके, ओके। अब देखिए ये दोनों पास में अगर आते हैं तो इतनी वेलोसिटी से आते हैं, इतनी वेलोसिटी से आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो फ्रिक्शन इनके बीच में अगर हुआ, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट हुआ, फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो ये बॉडीज एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। जैसे हम और हमारा फ्रेंड अभी बेंच पे बैठे हुए हैं, क्या ये एक दूसरे की तरफ आते हैं? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड पे हमारे बीच में लगता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ये ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ग्रेविटेशन फोर्स का कितना आया था? 4.002 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो ये वीक फोर्स है, दिस फोर्स इज वीक फोर्स, वीक फोर्स than friction force present between, friction force present, friction force between two bodies on surface। इसीलिए इसीलिए कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के पास नहीं आती है, दो बॉडीज एक दूसरे के पास नहीं आती है कभी भी। ओके, क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये समझ गया होगा क्या हम समझाना चाहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो है हाई टाइड और लो टाइड का। हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड। टाइड, टाइड निर्मा नहीं, टाइड निर्मा नहीं, चौक गए, चौक गए, इतनी सफेदी 10 रुपए में। तो हाई टाइड लो टाइड के पीछे का रीजन क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून ये रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के ऊपर हाई टाइड और लो टाइड लाने के लिए। यू मस्ट बी नोविंग अबाउट हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड मतलब समुद्र की लहरें ऊंची उठना, और लो टाइड मतलब समुद्र की लहरें कम उठना, जो रेगुलरली होते रहती है समुद्र के अंदर। The level of the sea water at any given location along the seashore increases or decreases, increases and decreases। increase होगा तो उसको हाई टाइड कहेंगे, अगर डिक्रीज होगा पानी जो है समुद्र के अंदर किनारों पे तो उसको कहेंगे हम लो टाइड। और ये 2 बार होते रहता है,
एक दिन में 2 बार होगा, रेगुलर इंटरवल पे, पीरियोडिक है ये। हाई एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह हाई टाइड लो टाइड एक ही टाइम पे नहीं आने वाला है, अलग अलग समय पे ये होते रहता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द मून। जो इसका लेवल है पानी का समुद्र के अंदर, वो चेंज होते रहेगा क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी अर्थ के ऊपर। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून, गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून, एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप एंड कॉजिंग अ हाई टाइड। देखिए बच्चों, समझाने की कोशिश करते हैं हम इसको। ये मून है और ये मून के डायरेक्टली कांटेक्ट में आया हुआ पार्ट है। ये मून है और डायरेक्टली कांटेक्ट में आया हुआ पार्ट है। तो इतने पार्ट पे जो भी डायरेक्टली उसके ऊपर आने वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, आप सीधा सीधा बोल सकते हो, जो आने वाला पार्ट है यहाँ पे हमेशा रहेगी हाई टाइड। यहाँ हमेशा रहेगी हाई टाइड क्योंकि मून यहाँ पे खींच रहा है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको पुल कर रहा है। तो देखो बच्चों, मेरा सवाल जो था जब मैं छोटा नन्ना मुन्ना था और ये टॉपिक पढ़ रहा था कि ठीक है, इसको खींच रहा है तो समझ में आ रही है बात, यहाँ पे लेयर ऊपर उठ रही है, लेकिन ई का है, ई तो और अंदर जाना चाहिए था, ये क्यों बाहर की तरफ गया। तो जैसे बच्चों, हम किसी बलून को एक साइड से खींचते हैं तो वो दूसरे साइड से डिफॉर्म होने लगता है, एलिप्स जैसा अंदर धंसने लगता है। तो उसी तरह जब इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसकी दूसरी तरफ डिफॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पे भी शेप चेंज होने की वजह से समझ लीजिए क्या मिलेगा हमें, हाई टाइड। क्या मिलेगा, हाई टाइड। सीधा सीधा जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा हमेशा उसमें रहेगा हाई टाइड, और जो यहाँ से 90 डिग्री में रहेगा वो रहेगा उसमें लो टाइड। तो इस पार्ट पे हमेशा रहेगा लो टाइड जब मून यहाँ प्रेजेंट है। अगर हम ले लें कि मून यहाँ आ गया, ये हो गई मून की पोजीशन कहीं पे, यहाँ पे ले लेते मून की पोजीशन, ये ले लेते मून की पोजीशन, तो इस पार्ट पे जो सीधा सीधा ऐसा आएगा, यहाँ रहेगा हाई टाइड, और जो इसके 90 डिग्री में एकदम रहेगा ऐसे, ये आएगा कहा, लो टाइड। इस वजह से हाई टाइड और लो टाइड दिन में 2 बार होती है, क्योंकि मून जब यहाँ रहेगा तब भी यहाँ पे हाई टाइड आए, और जब मून यहाँ रहेगा तो भी यहाँ पे हाई टाइड आए। क्लियर, क्लियर। हाई टाइड और लो टाइड दिन में 2 बार आते रहते हैं। लेवल ऑफ वाटर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड, जब पानी ऊपर जाता है तो उसको बोलेंगे हाई टाइड, और कब पानी ऊपर जाएगा, जब मून डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आएगा, नीचे में एकदम रहेगा। एट टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री, जो उससे 90 डिग्री में है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड, हाई टाइड के 90 डिग्री में, देखिए यहाँ पे हाई टाइड आई, इस पार्ट पे हाई टाइड आई, इसके 90 डिग्री में जो पार्ट है वहां पे वाटर लेवल जो है वो मिनिमम होगा, और उसी को हम कहेंगे लो टाइड। ओके, हाई टाइड और लो टाइड के बारे में समझ गया होगा आपको अच्छे से कि इनकी रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, और जो पार्ट डायरेक्टली अंडर द कॉन्टैक्ट रहेगा मून के, वहां आएगी हाई टाइड, और हाई टाइड के 90 डिग्री में आएगी हमेशा लो टाइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, आई होप आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो को देख के, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, टाटा बाय बाय।